20वीं सदी के सबसे अपरंपरागत, बागी और प्रासंगिक उर्दू शायरों में से एक जॉन एलिया की दुनिया में सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम उनके जीवन और उनके गहरे विचारों की कुछ ऐसी अनकही परतों को खोलने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और इस विश्लेषण की शुरुआत हम सीधे जॉन एलिया के उन बेहद प्रभावशाली शब्दों से करेंगे। ये एक जब्र है, इत्तेफाक नहीं। जॉन होना कोई मजाक नहीं। जरा सोचिए, ये पंक्तियां कितनी साफ तौर पर ये बताती हैं कि उनका वजूद उनके लिए महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बेहद भारी बोझ और एक बहुत ही कठिन नियति थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर असली जॉन एलिया हैं कौन? आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जॉन की एक टूटे हुए आशिक की छवि गढ़ दी है। लेकिन आज हमारा मकसद इस बनी बनाई छवि से कहीं आगे बढ़कर उस वास्तविक और गहन बुद्धिजीवी को खोजना है जो इन वायरल क्लिप्स के पीछे कहीं छिप सा गया है। तो आइए सबसे पहले इस वायरल परिघटना की ही बात कर लेते हैं कि इंटरनेट पर आज उन्हें किस तरह देखा जाता है। पॉप कल्चर के इस भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है कि जॉन केवल एक भटकते हुए या कहें तो एक दुखी इंसान थे। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। वे एक बेहद सफल संपादक थे जिन्होंने अपने दौर में आलमी डाइजेस्ट जैसी लाखों प्रतियों वाली मैगजीन का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हाल ही में एक साहित्य उत्सव के दौरान मुंतज़िर फिरोजाबादी ने उजागर किया था। उनके विचारों की वास्तविक गहराई को समझने के लिए इंटरनेट के 15 सेकंड के वीडियो काफ़ी नहीं हैं। उनके असली ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ेगा। और यही बात हमें ले जाती है उनके बौद्धिक आधार की तरफ। आइए अमरोहा के उन दिनों को समझते हैं जहां से इस बेमिसाल दिमाग की शुरुआत हुई। जरा उनकी ये भाषाई निपुणता कर तो गौर कीजिए। वो महज एक शायर नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत कठोर विद्वान थे। उन्होंने केवल उर्दू या अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि संस्कृत, अरबी, फारसी और यहाँ तक कि हिब्रू जैसी भाषाओं और उनके प्राचीन ग्रंथों को उनके मूल रूप में पढ़ा और गहराई से समझा था। और ये टाइमलाइन उनके जीवन की एक बहुत ही अजीब विडंबना दिखाती है। महज 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। दशकों तक वो लिखते रहे, लेकिन 60 साल की उम्र तक अपनी कोई भी किताब प्रकाशित करने से साफ इनकार कर दिया। है ना हैरानी की बात? इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके भीतर एक बहुत ही गहरा संदेहवाद था। इसी अत्यधिक चेतना ने उन्हें किसी भी पारंपरिक संस्था या अकादमिक ढांचे के सामने झुकने से रोके रखा। वे किसी भी कीमत पर अपनी वैचारिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहते थे। अब चलते हैं 1957 के उस दौर में जहां से उनके अंदर एक विस्थापन की गहरी और दार्शनिक पीड़ा शुरू हुई। विभाजन के सख्त खिलाफ रहे जॉन के भीतर असल में गहरे कम्युनिस्ट आदर्श थे। हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान के थे। उनका अपनी जन्मभूमि अमरोहा के लिए प्यार इतना गहरा था कि वर्षों बाद जब वे वहां वापस गए तो अपनी मातृभूमि की मिट्टी में लेटकर खूब रोए थे। सच तो ये है कि उन्हें केवल घर की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उनके भीतर एक गहरा ज्ञान मीमांसीय संदेहवाद या एपिस्टेमिक स्केप्टिसिज्म था। मतलब वे इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि कैसे रातों रात लकीरें खींचकर नई राष्ट्रीय पहचानें गढ़ी जा सकती हैं। उन्होंने इन थोपे गए आख्यानों को बिना सवाल किए मानने से साफ इनकार कर दिया। और इस विस्थापन की पीड़ा का जो असर हुआ वो उनकी कविताओं में साफ दिखता है। इस पलायन ने उन्हें भीतर से खाली कर दिया और उनके दार्शनिक संदेह को और गहरा कर दिया। यही वो दर्द था जिसने उनकी शायरी को अलगाव और जुदाई जैसे भारी विषयों की तरफ मोड़ दिया। अब आते हैं उनके जीवन के उस पहलू पर जिसका सबसे ज्यादा जिक्र होता है, लेखिका जाहिदा हिन्ना के साथ उनका विवाह, प्रेम और उसकी सीमाएं। शुरुआत में ये रिश्ता बेहद भावुक और तीव्र था। जाहिदा हिन्ना का ये कहना कि अगर तुम 50 शादियां भी करो तो एक शादी मुझसे भी करना, ये उस जुनून को दर्शाता है जो चरम पर था। जब जॉन अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए खून से खत तक लिखा करते थे। लेकिन जरा उस जुनून की तुलना इस निराशाजनक और विडंबनापूर्ण शेर से कीजिए। उनकी अत्यधिक जागरूकता का मतलब था कि वे प्रेम में भी अलगाव की आहट सुन लेते थे। उन्हें हमेशा से पता था कि मिलन के बाद अंततः बिछड़ना ही है। एक ऐसा दिमाग जो हर चीज का बहुत ज्यादा विश्लेषण करने से खुद को रोक ही नहीं सकता था, उसने धीरे धीरे एक विवाह के लिए जरूरी उन सामान्य भ्रमों और समझौतों को ही खत्म कर दिया। और इसका नतीजा
1992 में एक ऐसा अलगाव जिसे टाला नहीं जा सकता था। यहाँ समझने वाली सबसे गहरी बात यह है कि उनका प्रेम झूठा नहीं था, बल्कि उनकी अत्यधिक चेतना ने उनके लिए प्रेम की उन सामान्य शर्तों के प्रति समर्पण करना ही असंभव बना दिया था, जिनमें हमेशा थोड़े बहुत अंधेपन या समझौते की आवश्यकता होती है। और आखिर में आइए इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे उनकी कविताएं किसी रोमांटिक एस्केप की तरह नहीं, बल्कि इंसानी हालात के एक क्लिनिकल डायग्नोसिस की तरह थीं। उनकी कविताएं कैसी थीं? बिल्कुल रॉ। उनमें कोई दिखावा या बनावट नहीं थी। वे विडंबनाओं से भरी और स्वयं पर दोष लगाने वाली थीं। ये झूठी उम्मीदें नहीं देती थीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की रप्ट थीं जो इस दुनिया के भ्रमों को जीने के लिए कुछ ज्यादा ही जागृत था। उनके इस गहरे दार्शनिक संदेह की झलक उनकी किताबों के शीर्षकों में भी साफ मिलती है। जरा देखिए, शायद, गुमान, लेकिन और क्यों। ये महज नाम नहीं है। हर एक शीर्षक उनके जीवन भर चले संघर्ष और उस अनिश्चितता का एक शब्द में उत्तर है। अपनी रचनाओं को दुनिया के सामने लाने में दशकों तक हिचकिचाने के बावजूद आखिरकार वे अपने पीछे 103 प्रकाशित नज़में छोड़ गए। और इन रचनाओं ने न केवल उर्दू काव्य परंपरा को समृद्ध किया, बल्कि उसे सोचने का एक बिल्कुल नया लहजा दे दिया। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस एक गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ यहीं समाप्त करेंगे। जॉन एलिया का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अत्यधिक आत्मजागरूकता और सच को बिना किसी भ्रम के देखने की वास्तविक कीमत क्या होती है। क्या होता है जब इंसान की चेतना इतनी बढ़ जाए कि दुनिया का कोई ढांचा उसे संभाल ही ना सके। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा।